Hello everyone, my name is Sandeep Khatri and I welcome you to my special session on 1942 Quit India Movement। जी हाँ, आज का सेशन काफी स्पेशल है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट बेसिकली क्या था, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे और इसमें हमने क्या डिमांड्स रखी, नेचर ऑफ द प्रोटेस्ट क्या था और हमारे देश की आजादी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस क्विट इंडिया मूवमेंट ने। देखिए, जब हम बात करते हैं देश की आज़ादी के बारे में, तो जितने भी मूवमेंट्स रहे, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स रहे, बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी और तब जाकर आप और मैं आज इस आज़ाद देश में वो सब कर पा रहे हैं जो कि शायद वो लोग जिन्होंने सपना देखा था करने का। तो शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल सेशन की, जिसमें हम बात करेंगे 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट से। सबसे पहले आते हैं इंपॉर्टेंट डेट, दैट इज 8th ऑफ अगस्त 1942। और क्योंकि ये डेट में आप जो है अगस्त में इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति मूवमेंट भी कहा गया। किसने स्टार्ट किया? महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में जो है ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ और यही वो मूवमेंट था जिसमें वो फेमस नारा दिया गया, डू और डाई, जिसका मतलब है करो या मरो, विच मीन्स कि अब तो हम आजादी लेकर ही रहेंगे। क्योंकि अगर आजादी मिलनी थी तो वो इतने आसानी से तो हमें नहीं मिली, लेकिन जब आप इस तरीके के स्लोगन्स पढ़ते हैं तो आज भी जोश आ जाता है। द मूवमेंट डिमांडेड एन इमीडिएट एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। तो यहां पर क्या डिमांड रखी गई कि देखिए, हमें जो है हमारा देश आजाद चाहिए, हमें ब्रिटिशर्स जो हैं वो गवर्न नहीं करेंगे, ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारे बिहाफ पर डिसीजंस नहीं लेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम एवरीथिंग, चाहे वो हमारे डिफेंस का मुद्दा हो, हमारे फाइनेंसेस का मुद्दा हो, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस का मुद्दा हो, जो भी हो वो सारे डिसीजंस हम ही लेंगे। जो कि बाद में जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हो तो वहां पे हम देखते हैं ना सॉवरेनिटी वाला पॉइंट। सो वी आर अ सॉवरेन कंट्री, विच मीन्स कि हमारे देश के जो भी डिसीजन होंगे वो हम खुद लेंगे, हमारी जो सरकारें हैं वो खुद लेंगी। ऐसा नहीं होगा कि हम किसी से पूछ के या किसी और के थोपे हुए डिसीजंस हम लेंगे। अनलाइक अर्लियर सत्याग्रह कैंपेन, तो और भी बहुत सारे जो हैं कैंपेन्स उस वक्त चले थे, जिसमें से एक सत्याग्रह भी था। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो सत्याग्रह को कैंपेन को भी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी जितनी क्विट इंडिया मूवमेंट को मिली। और लोग जिस तरीके से इसमें जुड़ते गए, और अभी आगे जब हम फैक्ट्स में पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि इसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रही है हमारे देश की आजादी में। आइए आगे देखते हैं, बैकग्राउंड एंड कॉजेस जान लेते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ। तो जितने भी हमारे डिप्लोमेटिक ऑफर्स चल रहे थे ब्रिटिशर्स के बीच में, जिसमें कि आपका एक एग्जांपल आ जाता है क्रिप्स मिशन का, ठीक है, तो वो सब फेल हो रहे थे। वो फेल क्यों हो रहे थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि वो अभी भी आगे भी उस ब्रिटिश राज को ही कंटिन्यू करें, और अगर इवन वर्स्ट केस सिनेरियो में हमें कुछ चीजें बांटनी ही पड़े इंडियंस के साथ, तो वो हम कुछ चीजें इंडियंस को दे दें और कुछ चीजें ब्रिटिशर्स ही रखें। लेकिन इन सभी जो डिप्लोमेटिक ऑफर्स थे ये सब फेल हो चुके थे। तो उसने पुश किया एक मूवमेंट को जो कि बाद में बना आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। सेकंड, सोशो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। ये वो वक्त है जब आपकी वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो खत्म हुई थी और बहुत ही गरीबी जो है वो लोगों के बीच में थी, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो जो हैं वो ट्रांसपोर्ट कर दिए गए थे टू द डिफरेंट कंट्रीज, चाहे वो ब्रिटिशर्स हों एंड अदर कंट्रीज। तो उनको जो है वो बेनिफिट दिया जा रहा था। इवन खाने पीने की चीजों की भी जो प्राइसेस थे वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गए थे। थर्ड रीजन था आपका वॉर टाइम रिवर्सेस। देखिए, एक ना बहुत साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है कि जब आपको यह पता लगे कि आपका दुश्मन जो है उसे गिराया जा सकता है, वो अजेय नहीं है,
ये बात वर्ल्ड वॉर टू में पता लग गई थी, जब जापान जैसे एक छोटी सी कंट्री ने और जिस तरीके से ब्रिटिशर्स को हराया, तो इस बात से ये तय हो गया कि इंडियंस भी जो है ऐसा कर सकते हैं। तो वो एक कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो गया ऑफ ऑल द इंडियंस। राइजिंग नेशनलिज्म। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, हमारे कपड़े अलग हो सकते हैं, हमारा खाना अलग हो सकता है, लेकिन ये वो वक्त था तब जब सबको समझ में आ गया था कि हमें चाहिए एक आजाद देश, जिसका मतलब है पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मतलब जो भी कुछ है वो हमारा है, अपना है, और हम उसे अपने ही तरीके से चलाएंगे, जिसमें ब्रिटिशर्स का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। कब लॉन्च किया गया और इसकी कोर डिमांड्स क्या थी? तो एक मीटिंग हुई थी द कांग्रेस वर्किंग कमेटी एट वर्धा, जहां पर ये मास सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पास किया क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, ठीक है जी, एट गोवालिया टैंक, बॉम्बे, वेयर गांधी डिलीवर्ड हिज डू और डाई स्पीच। प्राइमरी डिमांड्स क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट मांगा क्या गया ब्रिटिशर्स के सामने? मांग क्या रखी गई? सबसे पहला, एन इमीडिएट एंड टू ब्रिटिश रूल, विच मीन्स कि अब बहुत हो चुका है, अब ब्रिटिशर्स जो हैं इंडियंस पर गवर्न नहीं करेंगे, ब्रिटिश राज का वक्त खत्म हो चुका है। दूसरा, डिक्लेरेशन ऑफ फ्री इंडिया, अब डिक्लेयर करेंगे कि इंडिया इज अ फ्री कंट्री। फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल नेशनल गवर्नमेंट पोस्ट वॉर, और हमारी अपनी सरकार होगी, अपनी गवर्नमेंट होगी, जिसमें देश के लोग जो हैं वो देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। नेचर ऑफ द मूवमेंट, सबसे पहला, शिफ्ट इन स्ट्रैटेजी, मूविंग अवे फ्रॉम स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, जिसके लिए महात्मा गांधी जी जाने जाते हैं। ये मुझे लगता है सभी ने कहावत सुनी होगी कि अगर एक थप्पड़ कोई मारे और अगर आप दूसरा गाल आगे कर दो, सो दैट इज अ साइन ऑफ नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट, विच मीन्स कि सामने वाला कितना ही मारेगा। अगर आप इस पॉइंट पर और भी सोचना चाहें तो सोच सकते हैं, ये अपने आप में एक साइकोलॉजिकल वार है, जो कि बहुत गहरा जाके लगता है, जो कि बाद में ब्रिटिशर्स को भी लगा, विच मीन्स कि यहां पे प्रोटेस्टर्स को ये बताया गया कि जब वो नारा दे रहे हैं डू और डाई का, तो हमें ब्रिटिशर्स को मारना नहीं है, हमें वायलेंस यूज नहीं करनी है, हमें नॉन वायलेंट जो है वो प्रोटेस्ट करना है। Gandhiji acknowledged that self-defense against state aggression was morally justified, prioritizing the ultimate goal of freedom over traditional methods. तो गांधी जी का हमेशा से मानना था कि वॉयलेंस करके जो है वो आजादी नहीं लेकर आई जाएगी। अगर हम नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करेंगे, और इसमें उनकी पूरी हिस्ट्री भी रही थी, जब हम साउथ अफ्रीका जाते हैं तो वहां पर भी उन्होंने नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट से ही जीत हासिल की थी, और वही चीज इन्होंने यहां पर क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इंप्लीमेंट की। लीडरलेस मास अपस्विंग, अब जैसे ही ये प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हो गया तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो भी लीडर्स थे, गांधी जी एंड अदर्स, जो स्पीचेस दे रहे थे, जो जिनकी लोग सुन रहे थे, जिनकी लोग मान रहे थे, उन सबको अरेस्ट कर लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपका मन सच्चा हो, जब आपका मुद्दा सही हो, तो फिर एक वक्त पर लीडर की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब तक अरेस्ट किया गया तब तक लोग बहुत अच्छे से इस बात को समझ चुके थे कि अब तो हमें आजादी चाहिए ही चाहिए, विच मीन्स डू और डाई। तो इस वजह से एक लीडरलेस मास भी ये जो प्रोटेस्ट है वो चलता रहा। अंडरग्राउंड नेटवर्क्स, बहुत सारे लीडर्स ने जो है बैकएंड में भी बहुत सपोर्ट दिखाया, जैसे कि एक्टिविस्ट लाइक जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी, अरुणा आशिफ अली जी एंड उषा मेहता जी, जो कि एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन भी जो है वो चलाती थी। देखिए उस वक्त अब आप ये भी सोचिए ना, आज हमें अगर कोई इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करनी हो तो हमारे पास बहुत सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, राइट, व्हाट्सएप से लेके सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स एंड एवरीथिंग, बहुत जल्दी जो है कम्युनिकेशन जो है वो किया जा सकता है। बट उस वक्त तो मोबाइल फोन्स भी नहीं होते थे,
ठीक है, तो रेडियो स्टेशंस पे कि हमें क्या करना है, क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी, हमें नॉन वायलेंट रहना है, हमें हाथ नहीं उठाना है, हमें हमला नहीं करना है, और हमें आज़ादी चाहिए ही चाहिए, हमें लेनी है, और यही हमारी जो है फ्यूचर जनरेशंस के लिए जो है एक सही स्टेप होगा। पैरेलल गवर्नमेंट्स, तो इस वक्त जो है इसी मूवमेंट की वजह से जो है पैरेलल गवर्नमेंट्स भी जो है वो शुरू हो गई थी। जैसे कि इसमें एग्जांपल है बलिया जो कि यूपी में है, तमलुक जो कि बंगाल में है, सतारा जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ पे नाम भी लिखे गए हैं, जैसे कि यूपी में चित्तू पांडे जी, बंगाल में जतिया सरकार जी, और सतारा में वाई बी चौहान जी एंड नाना पाटिल जी। तो इन्होंने क्या किया, एक पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो अपनी रन स्टार्ट कर दी थी कि भाई हम किस किस तरीके से काम करेंगे। जैसे कि यूपी में पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करवा दिया गया था, ठीक है जी, डन। जो बंगाल में जो साइक्लोन रिलीफ आया उसमें जो है काम करना स्टार्ट हो गए थे। फंडेड स्कूल्स को जो है वो स्टार्ट कर दिया गया था, आर्म्ड यूनिट्स को जो है वो फॉर्म कर लिया गया था। तो इन शॉर्ट की एक पैरेलल गवर्नमेंट ही जो है साथ साथ में ब्रिटिशर्स के खड़े कर दी गई थी, ताकि एक क्लियर कट मैसेज पहुंच जाए ब्रिटिशर्स के पास कि अब तो हमें चाहिए एक ही चीज, दैट इज आजादी, और उससे नीचे हम कुछ कॉम्प्रोमाइज करेंगे ही नहीं। किस किस का और क्रॉस सेक्शनल और किस तरीके से इसमें रीजनल पार्टिसिपेशन रहा, तो जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एंड यूथ की, तो उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, स्ट्राइक्स की, कोऑर्डिनेटेड अंडरग्राउंड नेटवर्क्स बनाए, नोटेबली इन पटना एंड बनारस, ठीक है जी। पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स, इनका रोल रहा। गुरिल्ला टैक्टिक्स जो है वो आजमाए गए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। वुमेन ने भी यहां पर बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, ठीक है जी, टू मेंटेन सप्लाई लाइंस, ठीक है। गवर्नमेंट पर्सोनल, तो अब ये वो वक्त आ चुका था जो गवर्नमेंट में जॉब्स कर रहे थे, चाहे वो पुलिस हो या कोई अदर डिपार्टमेंट्स हो, उन लोगों ने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था, और उन्होंने कंप्लीटली अपनी जॉब्स को नकार दिया था कि हम ब्रिटिशर्स के अंडर काम नहीं करेंगे। जैसे कि देयर वर पुलिसमैन जिन्होंने मना कर दिया था कि अब हम आपके कहने से किसी भी हिंदुस्तानी पर गोली नहीं चलाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक साबित हुआ अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। रीजनल हाइलाइट्स, वेस्टर्न इंडिया में गुरिल्ला एक्शंस किए जा रहे थे, साउथ इंडिया में ट्रेड यूनियन स्ट्राइक्स, काम बंद कर दिया गया था। इन शॉर्ट एक क्लियर मैसेज ब्रिटिशर्स को पहुंचा दिया गया था इस क्विट इंडिया मूवमेंट से कि अब बहुत हो चुका है, अब एक ही रास्ता है, और वो है द इंडिपेंडेंट इंडिया। अब देखते हैं कि इस पे ब्रिटिशर्स का क्या रिस्पॉन्स रहा। आ, यहां पे 1 लाख से ज्यादा एक्टिविस्ट को जो है वो अरेस्ट किया गया, जिसमें गांधी जी को भी जो है वो जेल में डाला गया। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जी को भी जो है वो जेल में डाला गया, ठीक है जी। किन किन का जो है यहां पर पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिला, तो मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदू महासभा, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और पेरियर जी की तरफ से जो है यहां पर पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिला इन क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है जी। इवन देयर आर बुक्स जहां पर यह भी लिखा गया है कि इवन सिर्फ पार्टिसिपेशन ही नहीं, यहां पर जो है अपोज भी इस मूवमेंट को किया गया। पॉलिटिकल फॉलआउट, इसी वजह से जो है डिफरेंसेस बढ़ गए, और मुस्लिम लीग ने तो यहां तक कह दिया कि अगर आजादी मिलती है तो हमें अपना एक अलग देश चाहिए, जो कि बाद में जाकर पाकिस्तान बना। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, तो फाइनली कितनी इंपॉर्टेंस रही क्विट इंडिया मूवमेंट की, तो देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट से हमें बहुत जल्दी तो रिजल्ट्स नहीं मिले, ऐसा नहीं हुआ कि तभी हमें आजादी मिल गई, बट बाद में जाकर इसी मूवमेंट की वजह से, जिसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, हमारे देश को 1947 में जाकर आजादी मिली।
इट शिफ्टेड पॉलिटिकल इनिशिएटिव टू यंगर लीडर्स। इससे बहुत सारे जो है हमारे देश में यंग लीडर्स भी जो है वो प्रोड्यूस हुए, और ये मिथ बिल्कुल चकनाचूर हो गया कि अब हमारा देश जो है वो इंपीरियल कंट्रोल में रहेगा, और एक जो स्टेज है वो कंप्लीटली सेट कर दी गई थी कि अब जो इंडिया है वो उसको आजादी मिलेगी। सो दैट वॉज योर ऑल मोस्टली इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो कि हमने कोशिश की कि एक छोटे से वीडियो में जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के, वो आपको इस वीडियो के थ्रू बताए जाए। देखिए, मुझे हमेशा से ये, दिस इज माय पर्सनल बिलीव, कि हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने मिलकर अपना बलिदान दिया है इस आज़ादी के लिए। जितने भी कैंपेन्स हुए, जितने भी मूवमेंट्स हुए, जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं इस देश को आज़ाद कराने में। तो इससे आपका और मेरा ये बिल्कुल ड्यूटी बनती है कि हम इस देश को और आगे ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। इसी मूवमेंट के साथ कंक्लूड करते हैं आज के सेशन को। सो दैट वाज योर क्विट इंडिया मूवमेंट। आई होप कि इस वीडियो को देखकर आप भी एक बार हिस्ट्री में ज़रूर गए होंगे, चाहे वो आपकी स्कूल में हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास थी, या आपके कॉम्पिटिटिव डे के दिन थे जब आपने इस मूवमेंट के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था। So that's it from my end as of now. See you in my next video. Till then, yes, it's time to say peace.